मोदी मंत्रिमंडल में हुआ बड़ा फेरबदल। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, आरसीपी सिंह ने ली शपथ। कैबिनेट में फेरबदल के बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन समेत रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी दिया इस्तीफा। हर्षवर्धन के इस्तीफे पर बोले पी चिदंबरम, अगर चीजें सही हुई तो श्रेय पीएम को, गलत हुई तो मंत्री जिम्मेदार होता है। अदालत पहुंची चाचा भतीजे की जंग। लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चिराग पासवान ने दिल्ली एचसी में दी चुनौती। सीएम ममता का पीएम पर वार, बोली आपको नहीं लगता मोदी लोगों की जेब काटकर अपना पॉकेट भर रहे हैं। तिरंगे में लिपटकर कब्रिस्तान पहुंचे दिलीप कुमार, हुए सुपुर्द खाक। राजकीय सम्मान से दी गई अंतिम विदाई। वनडे और टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हुआ बड़ा बदलाव। करियर बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे क्रिस वोक्स। और हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या, अंतरिम प्रधानमंत्री ने की पुष्टि। कोरोना लॉकडाउन का जीएसटी कलेक्शन पर पूरा असर दिख रहा है। जून महीने में जीएसटी कलेक्शन का 1 लाख करोड़ से भी कम 92,849 करोड़ रुपए पर आ गया। इस वित्त वर्ष में शुरुआत से ही जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है और ये इस साल तक तीसरी और सबसे बड़ी गिरावट है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कुल जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी 16,424 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 20,397 करोड़ रुपए और आईजीएसटी 49,079 करोड़ रुपए शामिल है। पीआईबी के मुताबिक जीएसटी कलेक्शन के ये आंकड़े 5 जून से लेकर 5 जुलाई 2021 तक के हैं, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर की वजह से टैक्स पेयर्स को 15 दिन की राहत दी गई थी। मई 2021 के दौरान ज्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से पूर्ण या आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया था। दूसरी लहर 7 मई 2021 को अपने चरम पर पहुंच गई थी। जीएसटी नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन के मुताबिक जीएसटी का बैकबोन माने जाने वाला ई-वे बिल में अप्रैल के मुकाबले मई महीने में 30% की गिरावट देखी गई। अप्रैल महीने में 5.87 करोड़ ई-वे बिल के मुकाबले मई महीने में सिर्फ 3.99 करोड़ ई-वे बिल बने। जीएसटी व्यवस्था के नियम के तहत एक रजिस्टर्ड सप्लायर बिना ई-वे बिल के 50,000 से ज्यादा के सामान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो ई-वे बिल आपूर्ति पर नजर रखने का एक साधन है। जून 2021 के महीने का कलेक्शन पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 2% ज्यादा है। हालांकि बयान में कहा गया है कि जून में कोविड-19 मामलों की संख्या कम होने और लॉकडाउन में ढील के साथ ज्यादा ई-वे बिल बनाए गए। दरअसल जून 2021 में ई-वे बिलों की संख्या 5.5 करोड़ रही, जो वित्त मंत्रालय के मुताबिक ट्रेड और बिजनेस की रिकवरी को दर्शाता है। प्रेस रिलीज के मुताबिक अप्रैल 2021 के पहले 2 हफ्तों के लिए ई-वे बिल की दैनिक औसत 20 लाख थी। अप्रैल 2021 के अंतिम सप्ताह में ये घटकर 16 लाख और 9 मई से 22 मई के बीच 2 सप्ताह में 12 लाख हो गया। 20 जून से ई-वे बिल का औसत उत्पादन फिर से 20 लाख तक पहुंच गया है। बयान में उम्मीद जताई गई है कि जुलाई से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि कोविड-19 की तीसरी लहर देश के लिए एक बार फिर खतरा बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो जीएसटी कलेक्शन एक बार फिर गिरना तय है। कोविड दूसरी लहर के दौरान डिमांड में भारी कमी आई है और सर्विस पीएमआई या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पिछले महीने गिरकर 41.2 पर आ गया है, जो मई में 46.4 पर था। ये जुलाई 2020 के बाद से सबसे कम रीडिंग रही थी। अगर वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो शुरुआती महीनों से ही जीएसटी कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है। मासिक स्तर पर वित्त वर्ष 2022 के पहले महीने अप्रैल में जहां जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा, वो मई महीने में गिरकर 1.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया था। कहा जा रहा है कि ये गिरावट राज्य स्तर पर लगाई गई पाबंदियों की वजह से हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से देश के करीब 37,000 ब्रांडेड होटल बिकने की कगार पर पहुंच गए हैं। होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1.5 लाख ब्रांडेड होटल हैं, जिनमें करीब 25% या 37,000 होटलों पर बंद होने का संकट मंडरा रहा है। हालांकि इन होटलों में कई तो बहुत सस्ते और आकर्षक हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री की जिन बड़ी चेन्स द्वारा ऐसे होटलों के खरीदे जाने की उम्मीद है, वो महामारी की वजह से खुद आर्थिक संकट का शिकार हैं और उनके सामने पहले खुद के बिजनेस को पटरी पर लाने की चुनौती है। संक्रमण की वजह से लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं
और मई महीने में महामारी की दूसरी लहर के दौरान होटलों का डेली एवरेज 16 से 18% कम होकर 3100 से 3300 रुपए रह गया है। महामारी की वजह से होटलों पर कर्ज का दबाव भी बढ़ गया है। मसलन जो ब्रांडेड होटल हैं उनकी कमाई रुक जाने की वजह से उन पर भारी कर्ज है। 31 मार्च तक के आंकड़े बताते हैं कि लेमन एंड ट्री होटल पर 1879 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसी तरह महिंद्रा हॉलिडे एंड रिजॉर्ट्स पर 1892 करोड़, शेलेट होटल पर 1799 करोड़ और एशियन होटल वेस्ट पर 876 करोड़ रुपए का कर्ज है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मई 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय होटल उद्योग को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व में 1.30 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग 1.3 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और ये कोरोना वायरस महामारी का ही असर है। वित्त वर्ष 2019-20 में भारतीय होटल उद्योग का कुल राजस्व 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा था। FHRAI के अनुमानों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में उद्योगों को राजस्व का लगभग 75% या 1.3 लाख करोड़ रुपए नुकसान हुआ। पिछले साल मार्च महीने से होटल उद्योग चौपट हो रहे हैं। पहली लहर के दौरान भी होटल उद्योग को लॉकडाउन की वजह से भारी नुकसान हुआ और तब से ही यह उद्योग अपनी कमर सीधा करने की कोशिश में है। दूसरी लहर के दौरान भी राज्य और स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई गई, जिससे होटल उद्योग और ज्यादा नुकसान में चला गया। भारतीय टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगभग 38 मिलियन लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, जो इस उद्योग में कुल वर्कफोर्स का 70% है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये राष्ट्रीय रोजगार के लिए बड़ा झटका बन सकता है। कुल रोजगार में टूरिज्म इंडस्ट्री का योगदान 12.75% है और इनमें 5.56% लोग डायरेक्ट और 7.19% लोग इनडायरेक्ट तौर पर इस उद्योग से जुड़े हैं। पर्यटन मंत्रालय की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में पर्यटन उद्योग में 87 मिलियन से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इस नुकसान से उबरने के लिए सरकार को चाहिए कि इस उद्योग के लिए बेहतर पॉलिसी बनाए। मसलन इसकी मौजूदा परिस्थितियों और इसकी लंबी अवधि के मद्देनजर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य संस्थाओं के प्रति अर्जित होने वाले कर्ज को कम किया जा सकता है। संघीय सेक्टर को चाहिए कि टूरिज्म सेक्टर के लिए वैधानिक शुल्कों को माफ करे, जैसे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, बिजली शुल्क और एक्साइज शुल्क में छूट की पेशकश करे ताकि इस इंडस्ट्री में सुधार हो सके। सरकार की तरफ से अगर इस सेक्टर से जुड़े लोगों को कम ब्याज दर पर कर्ज दिया जाए तो ये इंडस्ट्री से जुड़े लोग जहां नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से अपने संचालन को शुरू करने या बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी मदद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से नोएडा के एक वकील द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है कि जनहित याचिका के मुताबिक गन्ना किसानों को 12,000 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया जाए। जनहित याचिका पर मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है और इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 4 अगस्त तय की है। वकील पुनीत और ढांडा द्वारा दायर याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया था कि अधिकारियों को गन्ना किसानों का बकाया या भुगतान जारी करने का निर्देश दिया जाए, जो उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के पास साल 2019-20 और 2020-21 के लिए लंबित है। जनहित याचिका में कहा गया है कि मौजूदा समय में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बकाया ब्याज जोड़े और राशि लगभग 15,000 करोड़ रुपए हो जाती है। जनहित याचिका में अदालत से अधिकारियों को यूपी में गन्ने के लिए एसएबी को 3 सीजन के लिए बढ़ाने का निर्देश देने का आदेश भी मांगा गया, क्योंकि किसानों की लागत लगातार बढ़ रही है। पुनीत कौर ढांडा की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत ढांडा ने कहा कि याचिका दायर करने की आवश्यकता तब महसूस हुई जब राज्य में गन्ना किसान किस तरह पीड़ित हैं, इस बारे में मीडिया रिपोर्ट पढ़ने के बाद किसानों को बकाया भुगताने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।